नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकीय सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में इससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय दे रखे हैं, हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के मंडल बताए गए हैं: लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, घटना मंडल और वृहत मंडल। और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट, डीएसबी, केवीएस, यूपीटेट, रीट, बीपीएससी, सब में आपको इन पांचों मंडलों से ही प्रश्न मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आपको कोई एक घटक दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये किस प्रकार से बच्चे के किस मंडल से संबंधित है। तो वहाँ पर हमें जब नहीं पता होता तो हम गलत कर देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद, आप कभी भी इस टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपकी सुविधा के लिए इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और इसको आराम से फिर आप पढ़ते रहिए। आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस समझने के लिए इसको एक बार आराम से लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद इस लेक्चर की पीडीएफ को आप पढ़ते रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले उरी ब्रोनफेन-ब्रेनर की। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म रशिया में हुआ था, लेकिन बाद में ये अमेरिकी नागरिकता इन्होंने हासिल कर दी थी और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। मुख्य रूप से जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय सिद्धांत, ये 1979 में इन्होंने किताब लिखी थी। उसके ऊपर उसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। और इंग्लिश में इनकी थ्योरी को इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए, हिंदी वर्ड भी और इंग्लिश वर्ड भी। अब मुख्य रूप से अगर आप बात करें इस थ्योरी में, तो आपको इस थ्योरी में क्या पढ़ने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है। मुख्य रूप से जो ये सिद्धांत है, ये इस बात को समझाने पर केंद्रित है कि कैसे व्यक्ति के या बालक के विकास पर उसके आसपास के विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों का प्रभाव पड़ता है। उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, उनको मुख्य रूप से 5 तंत्रों में या 5 मंडल में ब्रोनफेन-ब्रेनर ने कैटेगराइज करके समझाया कि कैसे ये बच्चे को प्रभावित करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं दूंगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए, पहले तो आप वो समझ लीजिए कि 5 मंडल कौन से हैं। और अभी आपने शुरू में देख भी लिया होगा, ये 5 मंडल या 5 घटक कह लीजिए, ये दिए गए हैं। लघु मंडल यानी कि इंग्लिश में माइक्रो सिस्टम कहते हैं। मध्य मंडल मैसो सिस्टम, बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम, वृहत मंडल मैक्रो सिस्टम एंड घटना मंडल क्रोनो सिस्टम। ये पांचों इसी सीरीज में ही आपको याद करने, इसी ऑर्डर में याद करने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार पहले किसी को कर लिया, बाद में किसी को कर लिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है क्रम, ये एक तरीके से बनाया गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पहले कर लेंगे फिर बाद में, नहीं। अभी आप वीडियो में जब सिद्धांत आगे पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए आपको इसी ऑर्डर में इसको याद करना है। सबसे पहले हम पहले वाले मंडल की बात करते हैं, लघु मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम। अब आप कह सकते हैं कि इसमें जो बालक होता है या जो व्यक्ति है, वो अपने वातावरण से प्रत्यक्ष संबंधित होता है और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उस पर हमें देखने को मिलता है। सीधा सीधा असर पड़ता है। मतलब उदाहरण के लिए भी हम समझाता हूँ, यह व्यक्ति के सबसे करीबी वातावरण को दर्शाता है। मतलब उसका सबसे क्लोज, उस बच्चे का सबसे क्लोज इन्वायरमेंट होता है, ये सबसे पास का इन्वायरमेंट होता है, जहाँ वे प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते हैं। जैसे कि परिवार, जैसे एक बालक या व्यक्ति अपने परिवार के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करते हैं। स्कूल में बच्चा अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, दोस्त, शिक्षक, उसके सहपाठी, उसके पड़ोसी, ये सब कुछ बच्चे के करीबी वातावरण हैं और ये सब के सब लघु मंडल में आते हैं। तो सीधा सीधा मैं समझाऊं तो ये इनमें वो सब सभी लोग आ जाते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चे पर डालती है, क्योंकि बच्चा इनके साथ अंतः क्रिया कर रहा है, इनके साथ मिल रहा है, जुल रहा है, बातचीत कर रहा है, इनसे बहुत कुछ सीख रहा है, तो इनका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अब यहाँ पे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि माता पिता का बच्चे के पालन पोषण का तरीका। माता पिता का बच्चे के पालन पोषण का तरीका सीधे बच्चे के व्यवहार और व्यक्तित्व को
प्रभावित करता है कि माता पिता कैसे बच्चे का पालन पोषण करें, क्योंकि माता पिता सीधा सीधा बच्चे से संपर्क करते हैं, बच्चा अपने माता पिता से अंतःक्रिया करता है। और कैसे माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, आपने देखा होगा ना, अलग अलग पेरेंटिंग होती है, सबकी अलग अलग तरीका होता है करने का। कुछ बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को, कुछ बैलेंस्ड होते हैं और कुछ बहुत ही केयरलेस भी होते हैं। ऐसे हमें हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसका असर हमें सीधे सीधे बच्चे पर देखने को मिलता है। और भी उदाहरण हैं, बच्चा जिन दोस्तों के साथ मिल रहा है, जुल रहा है, बातचीत कर रहा है, उनका सीधा असर होगा। स्कूल में जा रहा है तो टीचर्स कितने एफिशिएंट है, कितने अच्छे तरीके से बच्चे को समझाते हैं, टीचर्स का उस बच्चे के साथ कैसा संबंध है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक तरीके से बच्चे का लघुमंडल बनाते हैं और बच्चे को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य मंडल यानी कि मैसो सिस्टम। अब याद रखिएगा, यहाँ पे कोई नए घटक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मैं पहले कह देता हूँ। जो कुछ भी आपने लघु मंडल में अभी जाना, जैसे बच्चे का परिवार, उसके माता पिता, दोस्त, सहपाठी, शिक्षक, ये सभी लोग इस मध्य मंडल में भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं कि इनका संबंध क्या है आपस में, इनका संबंध बच्चे पर कैसे असर डाल रहा है, वो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाता है। अभी हम उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ उन रिश्तों और संपर्कों को दर्शाता है, जो मध्य मंडल है, यह उन रिश्तों और संपर्कों को दर्शाता है जो विभिन्न माइक्रो सिस्टम यानी कि लघु मंडल के बीच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता और शिक्षक के बीच की बातचीत, ये कैसी है, इनका कैसा संबंध है। परिवार और दोस्तों के संबंध, मतलब जो बच्चे का परिवार है वो और जो बच्चे के दोस्त हैं वो, उनका आपस में क्या संबंध है ना। तो ये सभी चीज़ें महत्व रखती हैं। अब उदाहरण से हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यदि माता पिता शिक्षक से नियमित संपर्क में हैं और बच्चे की पढ़ाई में रुचि दिखाते हैं, तो ये बच्चे की शिक्षा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अगर पेरेंट्स हैं जो टीचर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में हैं, अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कि कैसा है, कैसा नहीं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर वो बातचीत करते हैं, टीचर्स भी उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, रेगुलर बताते रहते हैं बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में, उसके हर तरह के बिहेवियर के बारे में, तो ये बच्चे के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। वहीं जहाँ पर हमें एक टीचर्स और पेरेंट्स के बीच गैप देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन गैप, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट को नेगेटिवली ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे उदाहरण से आपने देखा ना कि भाई टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही लघु मंडल में थे। इससे पहले जो हमने लघु मंडल पढ़ा था फर्स्ट वाला, उसमें थे, और अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनके संबंध कैसे हैं आपस में, और इनके संबंध भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बाह्य मंडल यानी कि एक्सो सिस्टम। और ध्यान रखिएगा, इसमें वो सभी घटक आते हैं जो बच्चे को अप्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे को प्रभावित करते हैं। सीधे सीधे संपर्क में नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं से ये बच्चे पर प्रभाव डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यह उन सामाजिक संस्थानों को दर्शाता है जो व्यक्ति को सीधे प्रभावित नहीं करते, लेकिन उनके जीवन पर जरूर असर डालते हैं या बच्चे पर जरूर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता की नौकरी, सरकार की नीतियाँ, मीडिया, स्थानीय समुदाय, ये सभी जो हैं बच्चे के बाह्य मंडल में आते हैं। ये और उनको सीधे प्रभावित नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए माता पिता की नौकरी का शेड्यूल अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, मतलब इतना काम करते हैं कि व्यस्त है, और वे अपने बच्चों को कम समय दे पाते हैं, मतलब बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो इससे क्या होता है कि उनके विकास पर प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसा होता भी है। ठीक है, बहुत सारे आजकल शहरों में खासकर जहाँ पे माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, वो बच्चे पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे को स्कूल में डाल दिया, माता पिता ऑफिस चले गए, स्कूल से आए, फिर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं नहीं पता, एक दो जगह ट्यूशन लगा देते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ नहीं पता। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब वो किशोरावस्था में आते हैं, तब ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम वाली बात बन जाती है कि बच्चे जो होते हैं उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। तो ये बच्चे ये क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि माता पिता बहुत ज़्यादा बिजी हैं काम में और वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनके माता पिता, वो इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे को प्रभावित कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि मतलब मान के चलिए मम्मी जो है उनकी हाउस होल्ड है, और जो फादर हैं वो जॉब करते हैं कहीं पे, ठीक है, वो कहीं पे जॉब करते हैं।
अब जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस कि वहाँ के जो बॉस हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो उन बच्चे के जो फादर हैं, जो पिता हैं, उनका स्वभाव अब कैसा होगा, धीरे धीरे अपने आप ही चिड़चिड़ा होने लगेगा। और जैसे ही प्रभाव आप देखेंगे, स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, घर में। जैसे उसके पिता आएंगे, माता पर उसके बच्चे के या बच्चे पर उस पर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अक्सर छोटी छोटी बात पे बच्चे को डांट देना, है ना, या लड़ाई कर लेना, ये सब चीज़ें होती हैं घर में। फिर तो ये क्या है, ये बच्चे को अफेक्ट कर रही हैं, धीरे धीरे बच्चे को अफेक्ट करेंगी। तो ये दिखाता है कि कैसे जो वर्क कल्चर है, जहाँ पर उसके पिता काम करते हैं, उसका असर बच्चे पर पड़ रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मीडिया भी हम देखें तो मीडिया भी बहुत प्रभावित करती है। मीडिया क्या दिखा रही है, फिल्मों में बच्चे क्या देख रहे हैं, टीवी में बच्चों को किस तरह की फिल्में दिखाई दे रही हैं, दिखाई जा रही हैं, ये सब कुछ बच्चे को प्रभावित करती हैं और ये बच्चे के एक्सो सिस्टम में यानी कि बाह्य मंडल में आती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वृहत मंडल यानी कि मैक्रो सिस्टम, और इसका संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से है, बच्चे के कल्चर, साथ के साथ बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ का जो समाज है वो सब बच्चे को प्रभावित करते हैं। यह व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ को दर्शाता है जिसमें समाज की मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, कानून और आर्थिक नीतियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, धार्मिक विश्वास, लैंगिक समानता के नियम आदि आदि। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुत कुछ चीज़ें, जैसे उदाहरण के लिए हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किसी देश में शिक्षा को अगर प्राथमिकता दी जाती है तो वहाँ के बच्चों को अधिक अवसर मिलते हैं। ठीक है। या फिर मान के चलिए कि कहीं पे कुछ ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई है जिसमें कि तकनीक पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तकनीकी जो आविष्कार होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, उन पर ज़्यादा असर प्रभाव डाला गया है, मतलब ज़्यादा जोर डाला गया है। तो इससे क्या होगा, इसका असर हमें बच्चों पर भी देखने को मिलेगा। बच्चे जो होंगे टेक से भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। ये सारी चीज़ें, धार्मिक विश्वास भी बहुत मायने रखता है, जो बच्चे को प्रभावित करता है कि किसी परिवार में जहाँ बच्चा है, उस जिस पर मतलब परिवार में बच्चा है, उस वो परिवार किस धर्म में विश्वास रखता है, उन धर्म में किस प्रकार की मान्यताएं चली आ रही हैं, उन सब का प्रभाव हमें सीधे सीधे बच्चे पर भी देखने को मिलता है। लैंगिक समानता पर भी, जैसे कि आप देखेंगे कि कई जगह लड़कियों को लेकर रूढ़िवादी धारणाएं अभी भी प्रचलित होती हैं, तो फिर वो बच्चे में भी हमें प्रकट होती हैं। वहीं कहीं पर हमें अभी भी जो लड़का लड़की है उनको लेकर के कुछ लोग बहुत ही स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, तो वो प्रभाव बच्चे पर भी हमें देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तरीके से जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है ना, वो दिखाता है बच्चे पर कि किस प्रकार से पढ़ रहा है। ये मैक्रो सिस्टम में यानी कि वृहत मंडल में आता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपने देखा कि कैसे कैसे हम जैसे जैसे अगले मंडल में बढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट में जो घटक शामिल हैं वो धीरे धीरे बच्चे से दूर होती जा रही है। मतलब शुरुआत में जब लघु मंडल था पहला वाला, तो बिल्कुल बच्चे के क्लोज वाली चीज़ें थी जिनके साथ बच्चा सीधे सीधे संपर्क करता है। उसके बाद धीरे धीरे और दूर की, फिर दूर की, फिर दूर की चली जा रही है। ठीक है। अब आखिरी है घटना मंडल यानी कि क्रोनो सिस्टम, और इसमें कोई घटक नहीं है, ध्यान से समझिए। इसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। एक बच्चा जब जन्म होता है और जब वो वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब से लेकर जो उसकी लाइफ होती है 70 80 90 साल की, उस पूरी लाइफ में वो बहुत सारे चेंजेस देखता है, बहुत सारे बदलाव देखता है, और उसका बदलाव सीधे सीधे बच्चे पर पड़ता है। और वो सभी बदलाव परिवर्तन जो समय के साथ हो रहे हैं वो घटना मंडल में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, समय के साथ होने वाले परिवर्तन, यह समय के साथ होने वाले बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों को दर्शाता है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी ही है, बाहर की दुनिया में ही है, ये परिवर्तन बच्चे के अंदर भी हो रहे हैं तो भी वो उसी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाना बिल्कुल दुखद घटना होती है और बच्चे पर बहुत असर पड़ता है इसका। तकनीकी प्रगति जो कि एक बाहरी परिवर्तन है, उसका प्रभाव, युद्ध हो जाए, महामारी आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, इस समय के साथ होने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो बच्चे पर बहुत प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा डिजिटल युग में बड़ा हो रहा है तो उसका विकास पारंपरिक समय की तुलना में अलग होगा। मतलब अगर मैं आज की ही बात करूँ, वर्तमान में, जैसे कि हम 2025 में हैं, अगर आप देखें 2025 में आज का जो युग है वो एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एआई को लेकर के। लेकिन हमारे जो पिताजी रहे होंगे, हमारे जो दादाजी रहे होंगे, नाना नानी, दादा दादी,
वो उस युग के हैं जिस वक्त मोबाइल भी नहीं होता था, और वो किस प्रकार से आपस में संपर्क करते थे, किस प्रकार से उनकी सोचने की प्रक्रिया होती थी, ये सब चीज़ें वो बहुत अलग हैं आज के समय में। आज के समय में एआई इतना बच्चों को एडवांस बना चुका है, या जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा एडवांस बना चुकी है कि मेरे हिसाब से एक 5 साल के बच्चे को इतना कुछ पता होता है, जो मेरे हिसाब से आज से अगर हम बात करें कि 70-80 साल पहले अगर कोई बच्चा है, उसको शायद वो चीज़ें जब वो बड़ा होता होगा तब पता चलती होंगी, और आजकल ये बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों को चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है? तो इसके मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ भी है टेक्नोलॉजी, बहुत बुरी चीज़ भी है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज एक टीचर्स बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। बहुत विकल्प टीचर्स को मिल गए हैं जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और देखिए ये बच्चे के बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करता है। हम बच्चों को कितना कंक्रीट एग्ज़ाम्पल दे पा रहे हैं, कितनी कंक्रीट एक्सपीरियंसेस दे पा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए। और मुझे लगता है कि आज का युग तकनीकी युग है, और आज से जो 70-80 साल पहले रहे होंगे उनका युग तकनीकी युग नहीं रहा होगा उस वक्त वो अपने शुरुआती दौर में था जो तकनीक है। तो उस वक्त के जो व्यक्ति हैं उनका अनुभव और आज के जो हैं व्यक्ति उनका अनुभव बहुत ही अलग है। ठीक है? तो एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ये एक आंतरिक परिवर्तन बच्चे में लेकर के आते हैं। अगर छोटी उम्र में कुछ ऐसी दुखद घटना हो जाती है तो बच्चे में प्रेम भाव या बाकी लोगों के साथ अंतःक्रिया, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। युद्ध से आप देखिए कितना कुछ बदल जाता है। युद्ध की वजह से कई परिवार तबाह हो जाते हैं, लाखों करोड़ लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये सब बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हमने मुख्य रूप से 5 मंडल को समझने की कोशिश की, और मैं इस बात को लेकर के भरोसा करता हूँ कि मैंने अपने पूरी प्रयास के साथ इस चीज़ को समझाने की कोशिश की और आप समझ पाए होंगे, ये मेरा विश्वास है। खैर बाकी तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि भाई आप कितना सीखें, कमेंट करके बताइए, अपने फीडबैक दीजिए, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए। और एक आखिरी रिक्वेस्ट, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।